ये आपका आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो कोई भी कंडक्टर है तो इट पजेस द फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, है ना। नॉन कंडक्टर में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, है ना। नॉन कंडक्टर में चार्जेस आर नॉट फ्री टू मूव, नॉट फ्री टू मूव, है ना। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, है ना। अब तक जो भी हम पढ़ रहे थे नॉन कंडक्टर, जहां पे आपने चार्ज रखा है वहीं पे रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो इट कैन मूव, चार्जेस इसमें क्या कर सकते हैं, इसलिए आपके मूव कर सकते हैं। यही आपके दोनों में डिफरेंस है। तो अब तक जो हम नॉन कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, अब हम कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, है ना। तो जो कंडक्टर इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इसका मीनिंग क्या होगा ये आपको समझना होगा। कंडक्टर इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये हो जाएगा कि जो भी आपका चार्ज होगा वो रेस्ट पे होगा इसमें, है ना। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि वैसे वो फ्री टू मूव है लेकिन मूव नहीं कर रहा है ना। उसके अंदर जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, स्टेशनरी होंगे। तो जब भी कोई कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो, है ना। कि भाई चार्ज जो होगा स्टेशनरी होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये हो गया, करंट जीरो मतलब हम बात करेंगे स्टेशनरी चार्ज की, स्टेशनरी चार्ज, कि जो भी उसमें चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब वो मूव नहीं कर रहे होंगे। तो उसी को हम बोलते हैं कंडक्टर इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये इसका मतलब है कि कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है, हाँ चार्ज फ्लो नहीं करेगा, है ना। चार्ज इसमें बेसिकली आपका फ्लो नहीं करेगा। तो जब चार्ज नहीं फ्लो करता है तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर उसमें कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है फिर इक्विलिब्रियम है ही नहीं। तो जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो स्टेशनरी चार्ज या चार्ज फ्लो नहीं करने के लिए पढ़ रहे हैं, या उसमें जो चार्ज होंगे वो क्या रहेंगे, बेसिकली आपके इक्विलिब्रियम में स्टेशनरी रहेंगे, है ना। तो जब भी कोई कंडक्टर इक्विलिब्रियम में होगा तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज ही पे ही पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। कि जब भी कोई कंडक्टर इक्विलिब्रियम में होगा तो इसकी बेसिक क्या होती है, बेसिकली आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो उसी प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा का पूरा ये चैप्टर डिपेंड करता है ना। कि पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा इसी के ऊपर क्या करता है, बेसिकली आपका डिपेंड करता है। वेट फॉर अ मोमेंट। है ना। तो ये आपका आ गया कंडक्टर इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होगी, वो प्रॉपर्टीज आपको जाननी होती है ना। तो वन बाय वन अगर हम ये प्रॉपर्टीज देख लें तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ना, कि जब भी कोई कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है ना। कि अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली आपकी जीरो होगी। सबसे पहले प्रॉपर्टी होगी, कुछ 9-10 प्रॉपर्टीज इसकी, है ना। उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या होता है, बेस होता है। तो पहला तो ये हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। कि अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, है ना, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, है ना। कि अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली आपकी जीरो होगी, है ना। अदरवाइज अगर जीरो नहीं होगी फिर तो चार्ज मूव करेगा ना, भाई चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से वो मूव करेगा। तो कोई भी अगर कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। सेकंड फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी, है ना, कि कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, हमेशा उसके अंदर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, है ना। और किसी भी कंडक्टर के को अगर हम चार्ज दे दें, है ना, कि अगर इफ एनी कंडक्टर इज चार्ज्ड,
कंडक्टर इज चार्ज्ड, है ना, देन चार्ज redistribute to keep inside field zero, to keep inside field zero, है ना। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन का ही पर्पज वही है ताकि अंदर की फील्ड क्या हो जाए, बेसिकली आपके जीरो हो जाए। इसका मतलब यह है कि किसी भी शेप के कंडक्टर को, अगर इस तरह से आर्बिट्री शेप का कोई भी कंडक्टर है, अब ये न्यूट्रल है, जैसे आप चार्ज दोगे तो चार्ज इस तरह से अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगा, है ना। इसके सरफेस में कंडक्टर के चार्ज अपने आप को कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं होगा। और इसका मेन पर्पज़ ये है कि ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट करने का पर्पज़ वही है ताकि इस चार्ज की वजह से अंदर में सारी फील्ड कैंसिल हो जाए, है ना। कि कोई भी हम अगर हम पॉइंट ले लें, इसके अंदर कोई फील्ड नहीं होनी चाहिए, तो इसके अंदर फील्ड की वैल्यू को जीरो करना होता है। तो ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि फील्ड अपने आप कैंसिल हो जाए, है ना, कि अंदर सारी फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी जीरो हो जाएगी, है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी हो गई। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी कि अगर न्यूट्रल कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में हम प्लेस करेंगे, है ना, कि हम इस तरह से बोलते हैं कि इफ न्यूट्रल कंडक्टर is placed in external field, then charge induced, है ना, टू कीप इनसाइड फील्ड जीरो। इसका ही पर्पज वही है। देखो यहीं से आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर इक्विलिब्रियम में है तो अंदर के चार्ज फ्लो नहीं हो रहे हैं। अंदर के चार्ज तभी फ्लो नहीं होंगे जब अंदर में फील्ड जीरो होगी, और अंदर में फील्ड जीरो करने के लिए सारी चीजें हो रही है, टू कीप द इनसाइड फील्ड जीरो, तो इसका मतलब ये हो गया कि सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई कंडक्टर ले लिया, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसके पास में कोई भी क्यू चार्ज लेके आया, है ना, किसके पास में कोई क्यू चार्ज लेके आया, तो आपने पढ़ा था कि क्यू चार्ज अपनी फील्ड क्रिएट करेगा, है ना, कि क्यू चार्ज की वजह से फील्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड स्टार्ट होगी, है ना। और ऑब्वियस बात है जहां पे फील्ड टर्मिनेट हो रही है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके यहाँ पे ले आएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां पे चार्ज आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज नोन एज ए इंड्यूस चार्ज। ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियस बात है फील्ड इसके बाहर भी होगी, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो जैसे न्यूट्रल कंडक्टर को हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो इसका पर्पज सिंपल सा वही है कि इसके अंदर किसी पॉइंट पे नेट फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। कि अब मैं इसके अंदर कोई भी पॉइंट ऐसा ले लूँ, मैं भी फील्ड नहीं बना रहा हूँ, जस्ट मैंने इंड्यूस चार्ज बना लेता हूँ कि सेम पॉइंट पे अगर आप क्यू चार्ज लेके आओगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, फील्ड लाइंस में नहीं बना रहा हूँ। अब अगर मैं कोई पी पॉइंट लूंगा तो इस पी पॉइंट पे दो तरह की फील्ड होगी, एक तो क्यू फील्ड क्रिएट करेगा, है ना, इसको मैं ले लेता हूं ई क्यू, है ना। लेकिन आपको पता है ई क्यू हो नहीं सकता वहां पे, है ना। ई क्यू का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज क्यू, तो इंड्यूस चार्ज भी फील्ड क्रिएट करेगा इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस चार्ज की वजह से फील्ड क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो जो यहाँ पे मैंने ई इंटू क्यू लिखा है, दिस इज योर फील्ड ड्यू टू क्यू किसी भी पॉइंट पे, और ई इंड्यूस जो लिखा है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, है ना। तो इंड्यूस चार्ज क्रिएट ही हुए हैं ताकि यहाँ पे नेट फील्ड की वैल्यू जीरो, है ना। तो ई क्यूब क्रिएट हुआ, उसको कैंसिल करने के लिए इंड्यूस फील्ड आ गया, है ना, सो दैट इनसाइड फील्ड इज जीरो, है ना। मतलब ई क्यूब वेक्टर फॉर्म में प्लस जो ई इंड्यूस्ड है, इस दोनों का सम जीरो होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे, कि जितना फील्ड ये क्रिएट करेगा उसको इंड्यूस चार्ज वाला फील्ड कैंसिल कर देगा, ताकि दोनों का सम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और दोनों का अगर सम कैंसिल होगा तो हम यहाँ पे जस्ट ये लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस चार्ज वाली फील्ड होगी वो जस्ट जो क्यू की वजह से फील्ड है उसके इक्वल एंड अपोजिट है, ये आपका
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि चार्ज इंड्यूस का ही पर्पज वही होता है कि इनसाइड फील्ड को क्या करना होता है, बेसिकली आपका जीरो करना होता है किसी भी कंडक्टर में। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर। सर ये इंड्यूस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सर हाँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों की का जो रिजल्टेंट फील्ड होगी। रिजल्टेंट है दोनों की वजह से। ओके सर। नेट फील्ड है किसी भी पॉइंट पे कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड की दोनों की रिजल्टेंट है ना, कि इंड्यूस जो है दोनों की वजह से है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों को मिला के, है ना, दोनों का मिला के इंड्यूस चार्ज की वजह से फील्ड है। और क्यू की वजह से तो सिंगल चार्ज ही है। इन दोनों का सम किसी भी पॉइंट पे जीरो होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कभी कोई फील्ड नहीं होती, है ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी कि कोई भी अगर कंडक्टर चार्ज है तो चार्ज से सरफेस पे होंगे। देखो अब तक मैं नॉन कंडक्टर जब बनाता था, है ना, तो मैं चार्ज को वॉल्यूम में भी शो करता था, कि जब भी मैं यहाँ पे नॉन कंडक्टर शो करता था, है ना, तो मैं बोलता था कि अगर ये कोई नॉन कंडक्टर है तो इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। लेकिन ऐसा कंडक्टर में पॉसिबल नहीं है ना, कि चार्ज resides only on surface of conductor, surface of conductor। कि जो आपके चार्ज होते हैं हमेशा कहाँ पे कंडक्टर के होंगे, सरफेस पे ही होंगे, इसके अंदर में कभी कोई चार्ज नहीं होगा, है ना। कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे ही चार्ज होगा। उसका रीजन सिंपल सा है, गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपने ये तो पढ़ा कि ई डॉट डी इक्वल टू जो होगा ये आपका हो जाएगा क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टर के अंदर फील्ड तो जीरो होती है, तो यहाँ पे अगर फील्ड इनक्लोज जीरो करें तो क्यू इनक्लोज भी जीरो हो जाएगा। क्यू इनक्लोज जीरो होने का मतलब है कि अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, सारा का सारा कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे। तो कोई भी कंडक्टर अगर चार्ज है तो भले ही आप अंदर में चार्ज रखो, ये अपने आप सारे सरफेस पे आ जाएंगे। कि कोई भी कंडक्टर है तो उसके ऊपर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में सारे चार्ज कहाँ पे होंगे, सिर्फ सरफेस पे, है ना। कि अंदर में कभी कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है, हमेशा चार्ज सरफेस पे आ जाएंगे, राइट। तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 4, है ना। तो आप लिख लो थोड़ा सा। ये आपका गया, है ना। ये जस्ट अपने पॉइंट नंबर 4 लिख लिया। ओके, अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। सर एक और पर अभी मैं शो कर रहा हूँ। हाँ, कभी भी बेटा कहाँ पास कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कहाँ पास कर रही है, कहीं मैंने शो ही नहीं किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता हुआ। कंडक्टर के अंदर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने शो ही नहीं किया पास करता हुआ, है ना। वो तो पास कर ही नहीं सकती है, इसलिए नहीं पास करती क्योंकि फील्ड अंदर है ही नहीं। मैं नेट फील्ड तो अभी भी जीरो है ना इस पॉइंट पे, तो इसलिए तो मैंने बोला यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, तो अंदर में तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। सर जो सरफेस पे चार्ज होगा उसे क्यू इनक्लोज नहीं बोलेंगे, मतलब अंदर ही तो है वो सरफेस। सरफेस के बाहर होता है एक्चुअली, मैं गलत बना रहा हूँ थोड़ा सा। ये डायग्राम में इधर बना लिया करो आप, आउटसाइड सरफेस पे होता है, क्योंकि ये सरफेस बहुत एक थिन कंसेप्ट है ना, इसलिए आउटसाइड बनाओ सब सारे चार्जेस को, है ना, सरफेस के जस्ट आउटसाइड पे होती है, बहुत थिन लेयर होती है। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसका बाद आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, है ना। कंडक्टर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा तो एक आपका पॉइंट नंबर 5 इसकी प्रॉपर्टी आती है, है ना? अभी एक एक करके सब चीजें आती जाएंगी बेटा। अगर कोई पॉइंट्स अभी आप समझ नहीं भी पा रहे हो तो धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे।
है ना, तो ये हम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। देखो पॉइंट नंबर 5 ये बोलता है कि कंडक्टर के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, है ना। सिंपल सा हम बोलते हैं एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर is at same potential, is at same potential, मतलब कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है। उसका रीजन सिंपल सा है, अभी तो आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर होती है। तो कंडक्टर के अंदर फील्ड तो जीरो होती है, फील्ड जीरो होगा मतलब इसका वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो भाई कंडक्टर के सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, इसलिए आपका सेम होता है, क्योंकि इक्वल टू माइनस सी डी वी बाई डी आर होगा। अगर फील्ड अंदर में जीरो होती है तो पोटेंशियल भी सारे पॉइंट का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल बॉडी होती है ना, उसके सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, इसलिए आपका सेम है ना। तो ये आपका थोड़ा सा सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इसलिए आपका सेम है ना। ये हो गया पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 ये आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, है ना। सिंपल सा हम ऐसा बोलेंगे कि सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, है ना। एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बात एक ही हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को तो शो करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना। ये सरफेस के हमेशा कैसे हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना। उसका कंसेप्ट सिंपल सा ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी कंडक्टर ले लिया, सपोज करो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कहीं भी, है ना। किस तरह से अगर हम शो करें तो यहाँ पे सपोज आपका कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये आपका कि देयर इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। किस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम प्लेस करते हैं, है ना। कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और मैं क्या करता हूँ, इसमें एक स्फीयर रख देता हूँ बीच में, है ना, कि बीच में मैंने यहाँ पे एक कोई कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया, है ना, कि यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, बेसिकली आपका कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। तो जैसे मैं कंडक्टिंग स्फीयर रखूंगा कुछ चेंज आ जाएगा ना। पहली बात है कि ये जो फील्ड लाइंस होंगी स्फीयर के अंदर तो हो ही नहीं सकती, यस। क्योंकि स्फीयर के अंदर तो फील्ड ही नहीं होती है, तो फील्ड लाइंस कहाँ से होंगी। तो पहले तो आप क्या करोगे, इसके अंदर से आप ये फील्ड लाइंस गायब कर दोगे, है ना, कि इसके अंदर कभी कोई फील्ड लाइंस नहीं होंगी ऐसे। बाहर तो हो सकती हैं, अरे यार ये तो इरेज ही हो जाता है पूरा। चलो मैं बना देता हूँ दोबारा से फिर से, ये आपका आ गया इस तरह से, है ना, ये आपका आ गया। तो जो स्फेयर होगा, अगर आप इसमें फील्ड लाइंस में आपने प्लेस कर दिया इस तरह से, तो इसके अंदर जो होगा, जो फील्ड लाइंस होंगी, है ना, बाहर तो हो सकती है लेकिन इसके अंदर कभी कोई फील्ड लाइंस नहीं होंगी। और दूसरा चेंज ये आएगा, तो जो यूनिफॉर्म जो फील्ड लाइंस होंगी ये यहाँ पे इस तरह से बैंड होके 90 डिग्री पे आ जाएंगी ऐसे, है ना, कि जो फील्ड लाइंस होंगी इस तरह सरफेस में बैंड हो जाएंगी और ऐसे स्टार्ट होंगी। तो हमेशा कंडक्टर सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो 90 डिग्री पे होती है। तो वही इस चीज़ का मतलब है कि अंदर तो कोई फील्ड लाइंस नहीं होंगी, सरफेस पे ये 90 पे हिट करेंगी। ये जो चीज़ है ये सरफेस के कैसा हो जाएगा, बेसिकली आपका परपेंडिकुलर। उसका रीजन यही रिलेशन है कि अभी आपने पढ़ा है कि डेल्टा वी इक्वल टू जो होता है वो आपका होता है ई डॉट डी आर, या ई डॉट डेल्टा आर ले लो आप इसमें, ये तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और ई डॉट डी आर में। और आपने बोला कंडक्टर के सरफेस में वी कांस्टेंट रहता है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। तो अगर ये टर्म जीरो हो जाएगा तो मतलब ई और डेल्टा आर का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और ई और डेल्टा आर का प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब है कि ई और डेल्टा आर परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना। डेल्टा आर क्या है, सरफेस के अलोंग कोई भी डिस्टेंस है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस को 90 पे हिट करती है, और ऑब्वियस बात है यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव,
और जहाँ से स्टार्ट होंगी चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि कंडक्टर के सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, और फील्ड लाइंस जब भी कंडक्टर को स्ट्राइक करेंगी तो हमेशा वो कैसे स्ट्राइक करेंगी, 90 डिग्री, है ना, कि हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग कोई फील्ड नहीं होगी, हमेशा फील्ड जो होती है कंडक्टर के सरफेस की कैसे हो जाएगी, इसलिए आपकी परपेंडिकुलर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज, ये हो गया पॉइंट नंबर 6। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। आपने बोला कि सारा चार्ज जो हो जाएगा वो सरफेस पे आ जाएगा, है ना, तो हम ये बोलते हैं कि चार्ज डेंसिटी ऑन कंडक्टर surface is inversely proportional to radius of curvature. ये चार्ज डेंसिटी होती है कंडक्टर सरफेस पे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। इसका मतलब हो गया कि सपोज करो इस तरह से कोई कंडक्टर है वेरिएबल रेडियस का, है ना, किसी भी रैंडम शेप का हम ले लेते हैं सर, और इसको हम चार्ज देंगे, तो ऐसा नहीं कि चार्ज हर जगह पे यूनिफॉर्म होगा, कि भाई इसको जैसे ही आप चार्ज दोगे तो इससे चार्ज सरफेस पे आएगा, तो जहाँ पे रेडियस कम होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब शार्प पॉइंट में चार्ज डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम हो जाएगा, तो जो शार्प पॉइंट होगा उस पर चार्ज डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होती है, मतलब सिग्मा जो होगी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो जहाँ पे शार्प पॉइंट होगा मतलब इसकी रेडियस कम है ना, और जो इस तरह से कर्व पॉइंट है इसकी रेडियस ज़्यादा है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली होंगे, और जितना ज़्यादा शार्प पॉइंट होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी उतनी ही क्या होगी, बेसिकली आपकी ज़्यादा होगी। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है, आप इसको सिंपल ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, भाई पोटेंशियल की वैल्यू आप लिख लोगे के क्यू बाई आर, और क्यू जो होगा अगर मैं डेंसिटी के टर्म्स में इसको लिखूँ किसी स्फीयर के लिए, ये तो हो गया के बाई आर, ये सिग्मा इंटू 4πr² हो जाएगा, है ना, कि यहाँ पे सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 4πr², और आपको तो यहाँ से R1 कैंसिल हो गया, और किसी भी कंडक्टर में V तो कांस्टेंट रहता है, तो आपको पता है K और 4π तो कांस्टेंट है, V कांस्टेंट होने का मतलब सिग्मा और R का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, और सिग्मा और R का प्रोडक्ट होगा तो सिग्मा रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज़्यादा शार्प पॉइंट होगा कंडक्टर को जब हम चार्ज करेंगे तो सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी वहाँ पे होगी, है ना, तो ये ध्यान रखना इसमें। तो चार्ज डेंसिटी और कंडक्टर सरफेस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 7, ये हम लिख सकते हैं। है ना, तो ये पॉइंट नंबर 7 हो गया। ऐसे हम जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। तो जो पॉइंट नंबर 8 है वो ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, नियर द कंडक्टर सरफेस, है ना, इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, कि कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, नियर द सरफेस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप, है ना, एन कैप जो हो जाएगा दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस, कि एक डायरेक्शन शो करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर, भी आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा कंडक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो उस डायरेक्शन को शो करने के लिए एन कैप ले लिया हमने, कि डायरेक्शन जो होगी कंडक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये हम ड्राइव भी कर सकते हैं कि भाई नियर द कंडक्टर सरफेस जो होगा आउटसाइड, बाहर में ध्यान रखना, नियर द कंडक्टर सरफेस बाहर में, आउटसाइड, है ना, कि भाई आउटसाइड फील्ड ले लो ऑपोजिट, इनसाइड में तो हमेशा जीरो होती है ना, कि इनसाइड में तो फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो कोई भी कंडक्टर अपने किसी भी शेप का हो, है ना, आप इसको अगर चार्ज करोगे
तो सारा चार्ज जो होगा ये सरफेस पे आ जाएगा इसके। एक थिन लेयर पे सारा का सारा चार्ज होगा। तो आपको पता है इसके अंदर तो फील्ड जीरो होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं निकालना चाहता हूँ इसके जस्ट बाहर किसी पॉइंट पे क्या होगी, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो ये फील्ड हम निकाल सकते हैं गॉस लॉ से। ये जो फील्ड हम निकालेंगे किससे निकालेंगे, गॉस लॉ से। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे ऐसे। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया आपने, और इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में आपको होता है जो फील्ड लाइंस होंगी ऑलमोस्ट इसके इस तरह से परपेंडिकुलर होती है ऐसे, ये आपका। और आपको ये तो निकालना है कि जस्ट बाहर में फील्ड ये होगी कितनी, इसके जस्ट बाहर जो फील्ड होगी वो कितनी होगी। तो गॉस लॉ का आप स्टेटमेंट लिख दो, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको तो अंदर में तो कोई फील्ड है ही नहीं, तो अंदर में तो फील्ड फ्लक्स वैसे ही जीरो होगा। जो बाहर भी सरफेस है, जिस सरफेस के फील्ड पैरेलल है वही फ्लक्स जीरो हो जाएगा कि भाई ये जीरो है अंदर में की वजह से, और ये सरफेस के पैरेलल फील्ड है तो फ्लक्स जीरो हो गया। तो जो भी फ्लक्स पास होगा सिर्फ इसी से तो पास होगा, इस शेडेड एरिया से, है ना। और इस शेडेड एरिया से जो फ्लक्स होगा वो आपको हो जाएगा ई इंटू एरिया, और ई वहां पे फील्ड आ गई जो कि आपको निकालना है। और इसके अंदर चार्ज जो इंक्लूड होगा इसी एरिया में तो इंक्लोज होगा चार्ज ये वाला, तो ये चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। होप यू अंडरस्टैंड। भाई इस गॉसियन सरफेस के अंदर में तो फील्ड ही नहीं है तो जीरो हो गया। जो कर्व सरफेस है उसके पैरेलल फील्ड है तो भी जीरो हो गया। इस सरफेस में फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में है, ये हो गया। और चार्ज जो होगा इसी सिलेंडर के अंदर वाले ले लिया सिग्मा इंटू ए, तो अल्टीमेटली ए कैंसिल हो गया, और फील्ड की जो वैल्यू आ गई वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गई। तो कोई भी जो चार्ज कंडक्टर है उसके जस्ट बाहर में जो फील्ड होती है वो इतनी हो जाती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगी, एन कैप हो जाएगी। एन कैप का मतलब डायरेक्शन से, है ना। एन कैप का मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डायरेक्शन है। तो फील्ड कंडक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, है ना। मैं लार्ज डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर में नियर द अर्थ सरफेस, है ना, वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है ना। तो ये 8 लिख लो आप इसमें। तो ये भी फॉर्मूला कई बार क्या करोगे आप इसमें यूज करोगे। ये हो गया पॉइंट नंबर 8। ओके, ये आपका आ गया। इसके बाद आते हैं एक कंसेप्ट जो कि हमने अभी तक कभी भी यूज नहीं किया उसे, दैट इज द अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर। एक वर्ड हम यूज करते हैं अर्थिंग ऑफ ए। एक बार लास्ट स्लाइड। अभी दिखा रहा हूँ बेटा, वेट फॉर मिनट। अभी लिख लो इसे। यस सर, ये 6th पॉइंट तो इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू आर। है ना। तो ये हमने करें। इसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, दैट इज अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर, है ना। एक वर्ड हम यूज करेंगे अर्थिंग।
बेटा पॉइंट नंबर 7 में बस ये याद रखो कि जो डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, कि जो चार्ज डेंसिटी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जहाँ पे जितना शार्प पॉइंट होगा वहाँ पे सिग्मा उतनी ज़्यादा होगी। तो ये शार्प पॉइंट का रेडियस कम होता है ना, जैसे कोई चीज़ ऐसी है और कोई चीज़ ऐसी है ना, तो जितना शार्प पॉइंट होगा उसका रेडियस कम होगा, वहाँ पे चार्ज ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, है ना, और कुछ भी इसमें नहीं है ना। तो ये हम बात करते हैं इस तरह से। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। तो पॉइंट नंबर 9 का टॉपिक ये है अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर। अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर, है ना। एक्चुअली जो अर्थ है ना, इसका साइज बहुत लार्ज होता है ना, और इसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा नहीं होता, कम होता है ना। तो हम इसके पोटेंशियल को जीरो एज्यूम कर लेते हैं कि सिंपल सा हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसिडर एज जीरो, कंसिडर एज जीरो, है ना। कि वैसे थोड़ा सा तो पोटेंशियल होता है इसका, लेकिन चूंकि पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो के क्यू बाई आर है ना, तो क्यू बहुत कम है और आर बहुत ज्यादा है, तो पोटेंशियल नेग्लिजिबल होता है, तो उसको मान लेते हैं जीरो है। पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ जीरो इफ एनी कंडक्टर है ना इज अर्थ या इज कनेक्टेड टू अर्थ, है ना, कनेक्टेड टू अर्थ, देन चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो, है ना, टू कीप पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर जीरो, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर जीरो, ये आपका आ जाएगा, है ना, कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड एज जीरो इफ एनी कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अर्थ देन चार्ज फ्लो टू कीप द पोटेंशियल ऑफ अर्थ एज कंडक्टर जीरो। क्योंकि दो चीजें जब कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे किसी वायर से तो चार्ज फ्लो होगा तब तक कि जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो इसमें अगर एक का पोटेंशियल जीरो है तो दूसरे का पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, और उसको जीरो करने के लिए चार्ज क्या होंगे, फ्लो होंगे। तो जैसे मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे कोई कंडक्टर आपका है किसी भी शेप का, है ना, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, सपोज हम बोल देते हैं कि इसके ऊपर कुछ चार्ज आपने रखा हुआ है, मे बी पॉजिटिव क्यू है। इसको हम क्या करते हैं, थ्रू अर्थ कनेक्ट करते हैं, एक स्विच ले लेते हैं, है ना, और अर्थ का सिंबल ऐसा होता है ना, बहुत डीप अर्थ में इसको ले जाते हैं, है ना, इसी को हम बोलते हैं अर्थिंग, अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर, है ना। तो क्या होगा कि जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा, अर्थ का पोटेंशियल तो जीरो होता है, तो इसका पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए। तो जैसे क्लोज करूंगा यहाँ से क्यू चार्ज जो होगा वो अर्थ में चला जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से सारा चार्ज अगर क्यू अर्थ में चला गया तो इसमें भी अब कोई चार्ज नहीं है, तो अगर इसमें कोई चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब भी हम किसी चीज को अर्थ करते हैं तो अगर अर्थ का पोटेंशियल जीरो है तो उससे कनेक्टेड कंडक्टर का भी जीरो होगा, और उसको जीरो करने के लिए चार्ज का फ्लो होगा, है ना। अर्थ से आ भी सकता है चार्ज, है ना। एक्चुअली में हम पॉजिटिव चार्ज अगर इस तरफ ले जा रहे हैं तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ रहे हैं, तो अर्थ से ही तो आ रहे हैं, अर्थ से आ जाएंगे तो इसको ये फिर से न्यूट्रल बना देंगे ताकि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई किसी भी चीज़ को हम अर्थ करते हैं तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जो है नेग्लिजिबल या जीरो है, तो किसी भी चीज़ को उससे जब कनेक्ट करेंगे तो उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इसलिए आपका जीरो हो जाना चाहिए, है ना। तो ये हो गया। अर्थ से नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या बताया आप? बेटे एक ही चीज़ है, पॉजिटिव चार्ज तो कभी फ्लो होता ही नहीं है ना, है ना। ये तो हम सिंबॉलिकली ऐसे शो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो कहीं से कहीं जाता ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ी फ्लो होता है, हमेशा जो ट्रांसफर होता है वो तो नेगेटिव चार्ज का होता है। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये हो जाएगा, मैं अगर सही डायग्राम बनाऊं तो मुझे इस डायग्राम को ऐसा बनाना चाहिए, है ना, इस डायग्राम को मुझे ऐसा बनाना चाहिए कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो एक्चुअली में यहाँ से इलेक्ट्रॉन अर्थ से यहाँ पे आ जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा माइनस क्यू के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अगर ये माइनस क्यू के इक्वल हो जाएगा तो माइनस क्यू यहाँ पे आ गया, प्लस क्यू था तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं एक्चुअली में,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ माइनस क्यू चार्ज अमाउंट के इसके ऊपर आ जाएंगे, और ये इस पर प्लस क्यू था तो इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, मतलब ये भी चीज़ फिर से जीरो चार्ज पे आ जाएगी, तो उसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो अर्थ को किसी भी चीज़ से कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है ना, कि उसका पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती है बेसिकली आपकी जीरो हो जाती है। तो ये कंसेप्ट होता है अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर का, है ना। ये आपका इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 10 के ऊपर, है ना। जो पॉइंट नंबर 10 है ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये आपके इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये बोलता है कि बाहर में जितनी मर्जी चार्ज हो, है ना, कि वॉट एवर बी द चार्ज और वॉट एवर बी द चार्ज, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वॉट एवर बी द आउटसाइड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो आप इसे, आप इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लो, है ना, वर्डिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, वॉट एवर बी द आउटसाइड चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, whatever be the outside charge or electric field, any cavity, है ना, inside a conductor, है ना, कि any cavity inside a conductor, है ना, remain shielded from outside electric influence, या आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो आप इसे, कि whatever the outside charge or electric field, any cavity inside a conductor remains shielded from outside electric field। इसका मतलब देखो कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है, जैसे मैंने बोला ये कंडक्टर है, अब मैंने कंडक्टर को कुछ चार्ज दे दिया इस तरह से, है ना, कि कोई सॉलिड कंडक्टर है, अभी कैविटी की हम बात ही नहीं करते हैं, ये सॉलिड कंडक्टर है, इसमें मैंने कुछ चार्ज दे दिया, इसको किसी फील्ड में प्लेस कर दिया मैंने, कि इस तरह से बाहर में कुछ फील्ड भी है ऐसा, है ना, किस तरह से बाहर में क्या है कुछ फील्ड भी है, तो सब चीजें बाहर है, क्या इसके अंदर कोई फील्ड होगी? नहीं होगी। कंडक्टर के अंदर बाहर में जो मर्जी चार्ज हो, बाहर जो मर्जी फील्ड हो, इसके अंदर फील्ड हमेशा जीरो होती है ना, कि इसके अंदर फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो अगर ये फील्ड जीरो है तो इसके अंदर मान लो मैं कोई कैविटी बना दूं, तो अगर पूरे कंडक्टर के अंदर जीरो है तो कैविटी के अंदर भी जीरो होगा, मतलब ये हो गया कि कोई भी कंडक्टर अगर ऐसा है, इसके अंदर अगर आप किसी भी शेप की एक कैविटी बना दो, है ना, कि ये आपकी कैविटी है, इस कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, कैविटी में चार्ज रखोगे तब तो फील्ड हो जाएगा, लेकिन कैविटी में के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो बाहर आप जितना मर्जी चार्ज दे दो, है ना, बाहर में जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना, कि बाहर में जितनी मर्जी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब कोई भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी होती है ना, वो आउटसाइड फील्ड से आपको बचा सकती है ना, कि कोई भी कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है, बाहर जितनी मर्जी फील्ड होने दो, कैविटी के अंदर फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो। कोई कंडक्टर के अंदर ही जीरो होती है, मान लो कुछ पोर्शन कट करके बाहर निकाल लूँ तो इसके अंदर भी फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना, कि आउटसाइड फील्ड का किसी कैविटी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है कंडक्टर के अंदर, है ना, कि जो भी चीज हम बात कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर बात कर रहे हैं, तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो लिख लो आप इसे, मतलब कंडक्टर जो है ना दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ना तो अंदर का कोई बाहर इफेक्ट होता है, ना बाहर का अंदर होता है,
है ना, कंडक्टर एज ए वॉल की तरह एक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, है ना, कि कंडक्टर कैसे एक्ट करेगा एज ए वॉल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज तो अपने आप आ जाएंगे बेटा। भाई देखो, इसका पोटेंशियल जीरो है, अर्थ का पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, और इसका पोटेंशियल कुछ पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं, है ना, कि सिंपल सा हम बोलते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है, चार्ज लोअर टू हायर या हायर टू लोअर? वो तो पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है ना, फ्रॉम लोअर टू हायर की तरफ मूव करता है, मूव, है ना, फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, क्योंकि वो तो फील्ड के अपोजिट मूव करेगा ना। जैसे मैंने यहाँ पे कोई फील्ड बना दिया ऐसे, तो फील्ड बना दी मतलब आपको पता आता है, फील्ड अगर राइटवर्ड है तो ये अगर v1 है और ये v2 है, तो फील्ड अगर राइटवर्ड है तो v1 की वैल्यू ग्रेटर देन v2 होगी, है ना। अब मैं यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो फील्ड के अपोजिट फोर्स इस तरफ लग जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो तो लेफ्टवर्ड मूव करेगा, तो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करता है। तो कोई भी नेगेटिव चार्ज जो है ना, मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो ये जीरो है, ये पॉजिटिव है, तो जीरो से पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि उस बॉडी का भी जीरो नहीं होता, है ना, उसको भी जीरो कर देना है उसको, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे लाना होगा उसे, है ना। तो ये हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ना तो अंदर का बाहर इन्फ्लुएंस होता है, ना बाहर का अंदर इन्फ्लुएंस होता है। मतलब बाहर में कुछ भी होता रहे, अंदर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर में तो उसकी वजह से फील्ड हमेशा जीरो होती है। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 10, है ना। तो यही जस्ट मैंने अभी 10 पॉइंट बनाया, अभी 2 पॉइंट और बचे हैं, है ना। पहले आप इसको थोड़ा सा देख लो, है ना, स्टार्टिंग से ही आ गया कि जीरो होगा, ये सारी चीज़ें, है ना। तो इसी के ऊपर पूरा ये चैप्टर बेस्ड है, ये जो 12 पॉइंट्स हैं, तो 12 पॉइंट्स के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 11 के ऊपर। और ऐसा कहीं बुक में दिया नहीं होता है, इसलिए वो बच्चों को उतना पता नहीं चलता है कि चल क्या रहा है, तो बुक में इतना सिस्टमेटिक वे में दिया ही नहीं होता है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 11 पे। ये और भी एक यूनिक सी चीज़ है ना, जो ये वाली चीज़ है, ये और भी यूनिक चीज़ है। पॉइंट नंबर 11, है ना। पॉइंट नंबर 11 का कोई टॉपिक टाइटल नहीं है, जस्ट एक डायग्राम के थ्रू हम इसको शो करेंगे, है ना। तो जो पॉइंट नंबर 11 है, इसमें जस्ट ये एक कंसेप्चुअल चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर ले लूँ, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कोई बेसिकली आपका हॉलो स्फीयर, ऐसा, ये हॉलो स्फीयर है ना, ये हॉलो स्फीयर है कंडक्टिंग, दिस इज ए कंडक्टिंग न्यूट्रल हॉलो स्फीयर, न्यूट्रल हॉलो स्फीयर, है ना, कि कंडक्टिंग न्यूट्रल हॉलो स्फीयर है ना। अब मैंने क्या किया ना, इस हॉलो स्फीयर में यहां पे सेंटर पे मैंने कोई क्यू चार्ज रख दिया, कोई क्यू चार्ज प्लेस कर दिया, है ना, कि भाई हॉलो स्फीयर के अंदर कैविटी है, लेकिन अब चार्ज अंदर रखा है ना मैंने, तो ये अंदर में फील्ड हो सकती है ना। तो क्या होगा, चार्ज से यहां से फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी ऐसे, लेकिन आपको पता है कंडक्टर के सरफेस पे तो टर्मिनेट हो जाएंगी इस तरह से, ऐसे फील्ड लाइन स्टार्ट होकर चलेगी। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा भाई, जितना ये पॉजिटिव चार्ज था उतने अमाउंट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और चूंकि कंडक्टर न्यूट्रल था, तो ये नेगेटिव कहीं से आया होगा ना, तो नेगेटिव अगर आया होगा तो वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज हो जाएगी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके सरफेस पे, सेम प्लस क्यू अमाउंट का। कि अगर इसके अंदर हम एक चार्ज रख दें,
तो बाहर में भी चार्ज आ जाएगा। ये क्यू था, माइनस क्यू आया, ये प्लस क्यू आ गया, पूरा चार्ज, तो बाहर भी फील्ड हो जाएगी ऐसे, है ना, कि बाहर भी यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली आपके फील्ड होगी इस तरह से, है ना। तो यहीं पे जस्ट हम एक कंसेप्ट समझना चाह रहे हैं, है ना। तो कहाँ पे फील्ड नहीं होगी? फील्ड सिर्फ कंडक्टर के अंदर नहीं होगी, कि फील्ड जो जीरो होगी कैविटी के अंदर भी है ना, और उस बाहर में भी है, बस यहाँ पे जीरो होगी। कंडक्टर में फील्ड कभी होती ही नहीं है। कंडक्टर्स के बॉडी पे फील्ड की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो मैं चार्ज को नाम देता हूँ, जैसे यहाँ पे जो चार्ज मैंने रखा है इसको मैं बोलता हूँ ए है, चार्ज एट ए। जो इस सरफेस पे इंड्यूस हुआ है इसको हम बोल रहे हैं चार्ज एट बी, और जो आउटर सरफेस पे है उसको हम बोल रहे हैं चार्ज एट सी सरफेस। ए पॉइंट, बी सरफेस, सी सरफेस, है ना। अब मैं कोई पी पॉइंट लेता हूँ, है ना, कि सपोज मैंने कहीं पे कोई पी पॉइंट ले लिया, है ना, यहाँ पे मैंने कोई पी पॉइंट ले लिया, ये पी पॉइंट P1 ले लिया मैंने, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ इसको, पढ़ लेना आप। ये कोई P1 पॉइंट है ना, तो भाई 3 पॉइंट ले लिए, एक तो सबसे अंदर, एक यहाँ पे P2, और एक सबसे बाहर P3। मैंने 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। तो मैं अगर आपसे बोलूँ सबसे पहले एट P1, है ना, क्या फील्ड होगी वहां पे P1 पे? यस सर। यस हाँ, सर। किस चार्ज की वजह से होगी फील्ड? सर ए की वजह से। ए की वजह से, है ना। एट P1 फील्ड इज ड्यू टू चार्ज एट ए, कि ए पे जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ था उसकी वजह से P1 पे फील्ड होगी। तो फिर ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू का क्या होगा? इसकी वजह से क्या कोई ए पॉइंट पे फील्ड होगी जो चार्ज इंड्यूस हुए हैं? नो सर। नहीं होगी। क्यों? शेल थ्योरम। मैं शेल थ्योरम आपने पढ़ा था कि कोई भी अगर यूनिफॉर्मली चार्ज इस तरह से कोई शेल है, यस सर, उसके इस अंदर चार्ज की फील्ड वजह से जीरो। अंदर में फील्ड जीरो होती है ना। यस सर। तो जो बी और सी पे चार्ज होगा उसकी वजह से फील्ड जीरो हो जाएगी, है ना। तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि सिग्मा ई ड्यू टू चार्ज एट ए इज जीरो, एंड सिग्मा ई ड्यू टू चार्ज एट सी, सॉरी बी, एंड चार्ज एट सी इज जीरो। कि भाई ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे नेट फील्ड की वैल्यू जीरो कर देगा। अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ताकि नेट फील्ड अंदर जीरो हो, शेल थ्योरम। और सी की वजह से भी अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो होता ही है कि शेल पे अगर कोई चार्ज है तो उसकी वजह से अंदर के सारे पॉइंट पे फील्ड जीरो होती है। तो सिग्मा ई बी और सिग्मा ई सी जीरो का एक्सप्लेनेशन हम बोलेंगे ड्यू टू शेल थ्योरम। शेल थ्योरम, है ना, ये आपका शेल थ्योरम आ गया। तो ये P1 पे निकाल लिया। अब मैं आता हूं सेकंड में एट P2। क्या P2 पे कोई फील्ड होगी? नो सर। नहीं होगी। एट P2, है ना, फील्ड इज जीरो, फील्ड इज जीरो, है ना, बिकॉज P2 जो है वो इनसाइड कंडक्टर पे है ना, कि P2 पे क्या हो जाएगा? इसलिए आपका इनसाइड द कंडक्टर पे है। तो जो P2 पे फील्ड जीरो होगी, कैसे जीरो होगी? क्योंकि ये चार्ज फील्ड तो क्रिएट करेंगे P2 पे, लेकिन सबका सम जीरो हो जाएगा। मतलब हम बोलेंगे P2 की लोकेशन पे ये जो Q चार्ज जो A पे रखा हुआ है आपने, उसकी वजह से ही फील्ड होगी, और जो B पे चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से ही फील्ड होगी, प्लस फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट B, इन दोनों का सम जीरो हो जाएगा, है ना। यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, कि कोई भी अगर कैविटी है इसके अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से बाहर में हमेशा फील्ड जीरो होती है, क्योंकि जो ये चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा उस P2 पे, उसको इंड्यूस चार्ज कैंसिल कर देगा। आप समझ रहे हो कि सेल्फ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग था वो यही था। यस। ए पे आपने क्यू रखा, यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हो गया। अगर इसके बाहर मैं कहीं भी पॉइंट ले लूँ तो जितना ये ए वाला चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा उसको इंड्यूस चार्ज कैंसिल कर देगा, ताकि दोनों का सम क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो ए वाला चार्ज और बी वाला चार्ज का सम P2 पे जीरो हो गया, लेकिन सी वाला तो है, तो सी अपने आप को ही कैंसिल कर देगा म्यूचुअल, है ना। वो तो शेल थ्योरम की वजह से होता है, क्योंकि इस शेल के अंदर वो P2 पॉइंट है,
किसी भी शेल के अंदर कोई पॉइंट अगर होता है तो शेल वाले चार्ज की वजह से अंदर में जीरो होता है। तो ध्यान रखना, इसमें अगर आप ये स्टेटमेंट लिख देते कि ई प्लस ई बी है ना प्लस ई सी, इस सब का सम जीरो हो गया है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। ये सही नहीं है कि भाई ए ने फील्ड क्रिएट किया, बी ने क्रिएट किया और सी वाले चार्ज ने क्रिएट किया, तीनों का सम जीरो हो गया इसलिए फील्ड वहाँ पे जीरो। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग जीरो होते हैं कि भाई ए और बी पे जो चार्ज है वो अपने आप को P2 के लोकेशन में कैंसिल करते हैं और सी म्यूचुअल कैंसिल कर देता है ना। कि सी का मतलब कैंसिल करने का मतलब ऐसा होता है कि भाई इस तरह से चार्ज जब आप रखोगे और बाहर अगर चार्ज है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सारी फील्ड अपने आप म्यूचुअली ही कैंसिल हो जाएंगी। ये सारी फील्ड उस लोकेशन पे क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब सिग्मा का मतलब वही होता है कि सारे चार्ज जो है अपनी फील्ड को अंदर वाले पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, है ना। तो ये कॉज जानना जरूरी कि कैसे जीरो हो रहा है। तो एट P1 पे फील्ड है सिर्फ ए की वजह से, बी और सी शेल थ्योरम की वजह से कैंसिल हो रहे हैं। P2 पे ए और बी का सम जीरो है, सी म्यूचुअल कैंसिल हो रहा है ना। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट एट P3, है ना। P3 पे क्या होगा, फील्ड जीरो होगा नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो। नॉन जीरो। और किसकी वजह से होगा फील्ड वहां पे, सर सी की वजह से। हाँ सी। हाँ सी पे एट P3 पे फील्ड होगा, फील्ड ड्यू टू चार्ज एट सी, है ना। क्योंकि जो ये स्टेटमेंट P2 पे वैलिड है तो P3 के भी वैलिड होगा ना। इसके बाहर कहीं भी पॉइंट लेंगे, ए और सी का फील्ड आउटसाइड किसी भी पॉइंट में कैंसिल कर देगा। मतलब P3 के लोकेशन पे भी ए और बी का सम क्या हो जाएगा, जैसे कि आपके फील्ड का जीरो हो जाएगा, है ना। तो जो P3 पे फील्ड होगा वो सिर्फ सी वाले चार्ज की वजह से होगा। और अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसको हम पॉइंट चार्ज ले सकते थे, है ना। किसको हम क्या ले सकते थे, बेसिकली आपका पॉइंट चार्ज, क्योंकि बाहर में अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो ये पूरा चीज़ कैसे बिहेव करेगी, ऐसे यूनिफॉर्म आपका लेना, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये जस्ट मैंने कुछ पॉइंट लोकेट कर दिए कि कैसे कैसे फील्ड की बात कर रहे हैं, है ना। तो P1 पे किसकी वजह से होगा, P2 पे नेट जीरो होगा, P3 पे सी की वजह से होगा, है ना? ये आपका आंसर। सर P3 पे ए और बी की वजह से क्यों नहीं होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है बेटा, ए की जो भी फील्ड P3 पे होगी उसको ये इंड्यूस चार्ज वाला यहाँ पे कैंसिल कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अकॉर्डिंग इनसाइड चार्ज का कंडक्टर के बाहर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है ना। मतलब ए की वजह से फील्ड जो होगी खाली P2 पे कैंसिल नहीं होगी, कहीं भी पॉइंट ले लेंगे बाहर में तो ए और इंड्यूस चार्ज वाली फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएगी, है ना। शील्डिंग का मतलब ही वही है क्या, एक्सक्यूज मी सर। बताओ। सर वैसे तो हमें पता है मतलब P2 पे जीरो होगी, बट हम ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड निकाले तो सर दोनों में जो आर की वैल्यू वो अलग अलग होगी, तो वो तो देखो कैंसिल। वो वैसे निकाल ही नहीं सकते ना, आर निकालोगे कैसे, आर क्या लोगे आप मुझे बताओ। आर तो आप निकाल ही नहीं सकते, जैसे आपने बोला कि ये क्यू है और आपने बोला यहाँ पे माइनस क्यू आ गया ऐसे, तो क्यू का आर तो फिर भी आपको पता चल जाएगा कि मान लो मैं पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ P2, इसकी इस क्यू से डिस्टेंस कुछ आर ले ली मैंने, तो मैं ई ड्यू टू ए तो निकाल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ KQ/R², लेकिन इसकी तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे ना। सर एक्सटर्नल पॉइंट के लिए तो ये जो हाँ स्फीयर है वो ऐसा पॉइंट चार्ज वर्क करेगा ना। नहीं नहीं, ये चीज हाँ वो भी सही है, वैसे पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी, बिल्कुल सही है। यस सर। बिहेव करेगी तो आर वो जीरो होगा ही, तो उसमें सोचने की क्या बात है, सर सही जीरो। यूनिफॉर्म है ये। एक्सटर्नल पॉइंट लिए एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी, लेकिन अदर अदर अलग अलग आप चार्ज लोगे फिर तो सबकी डिस्टेंस अलग अलग होगी ना, तो हम डिस्टेंस से तो कर ही नहीं पा पाएंगे कि भाई इसमें निगेटिव का कुछ अलग होगा ऐसा, इस नेगेटिव का कुछ अलग होगा, लेकिन सबका जब हम वेक्टर सम लेंगे तो वो अंदर की तरफ सेम अमाउंट का ही आ जाएगा, है ना। और कैसे यस। आएगा, एज ए पॉइंट चार्ज, है ना। तो हो गई, सही बात है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। ये हम कर सकते हैं ऐसा, ये आपका आएगा। मतलब चार्ज के डिस्टेंस के टर्म्स में तो हम फिर वो वेक्टर सम लेना पड़ेगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा वो,
इस सबका वेक्टर सम निकालेंगे तो आएगा वही जो हम सोच रहे हैं, ये आएगा, ये आपका है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं ऐसे, है ना। इसको हटा दो, इनमें कंफ्यूज करेगा आपको। तो ये आपने ले लिया, है ना। पॉइंट नंबर हो गया 11 का ए पॉइंट। इसका एक बी पार्ट भी होता है अभी, है ना, उसमें थोड़ा सा और चीजें क्लियर होंगी आपको। ये आपका हो गया 11th का ए पार्ट, है ना। इसी कंडक्टर के ऊपर फिर बाद में कैपेसिटर बेस्ड है ना। कैपेसिटर और कंडक्टर जो होता है आपस में लिंक्ड होते हैं, ये आपका कैसे, है ना? तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। ऐसे हम आ जाते हैं 11 का ही बी पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे 11 का ही हम बी पार्ट लेते हैं यहाँ पे। फिर एक 12 पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट सारे खत्म हो जाएंगे। फिर उसका एप्लीकेशन हम देखेंगे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो पॉइंट नंबर 11 का ही बी पार्ट। देखो अब इसी में क्या करते हैं, जैसे आपका ये स्फीयर था, हॉलो स्फीयर, इनसाइड आउटसाइड, बीच में कंडक्टर, है ना। अब आपने चार्ज क्या था ना, एग्जैक्ट सेंटर पे रखा हुआ था। मैं कोई जरूरी नहीं कि चार्ज सेंटर पे रखूं, मैं यहां भी रख सकता हूं कि चार्ज को सेंटर से हटा के मैंने अब यहां पे रख दिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये बोलता है कि आप चाहे सेंटर पे रखो चाहे यहां रखो, बाहर वाला पॉइंट इसको जज नहीं कर पाएगा। बाहर वाले पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका बाहर तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। तो बाहर आप सेंटर पे रखो, यहां रखो, P3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको हम ऐसा सोचें कि मैंने सेंटर की बजाय कहीं पे यहाँ पे रख दिया, तो अब जो फील्ड लाइंस होंगी थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। अब जो फील्ड लाइंस होंगी ये इस तरह से यहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड होंगी, क्योंकि यहाँ पे पास वाला सरफेस तो फील्ड ज़्यादा होगा। अब फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जाएगा, हिट कंडक्टर को 90 पे ही करेंगे, ये ऐसा, है ना। कंडक्टर सरफेस को हमेशा 90 पे हिट करती है, लेकिन चूंकि पॉइंट चार्ज के पास में फील्ड ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पास ज़्यादा क्राउडेड होंगी, है ना। इसको भी मैं ए ले लेता हूँ, जो चार्ज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है वो ए। तो जो अगर यहाँ पे फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी फिर क्राउडेड हो जाएगी ना, ये आपका आ जाएगा। तो मतलब अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बी पे, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, एट बी चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज जो होंगे वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, है ना। पहले यूनिफॉर्मली था इस केस में, तो पहले हम ले रहे थे सेंटर पे जब था तो चूंकि सिमेट्री केस था तो ये यूनिफॉर्म था। अब क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली हो जाएगा बी पे। लेकिन अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही होगा, क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट तो बाहर में होगा ही नहीं ना कहीं पे। ए और बी वाले चार्ज का बाहर में फील्ड तो हर जगह पे कैंसिल ही हो जाएगी, तो बाहर को क्या फर्क पड़ता है उससे। तो जो ये सी सरफेस अगर हम लें तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। ये कंक्लूजन आप पहले निकाल लो, एट सी, है ना, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म, है ना। ये तो शील्डिंग है कि अंदर में जो मर्जी आप करते रहो, बाहर वाला उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। बाहर के लिए तो अभी भी यूनिफॉर्म है ये चार्ज, है ना। अब हम लेते हैं पॉइंट। अब मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि एक पॉइंट P1 आपने यहां पे ले लिया सबसे अंदर में एट P1, तो एट P1 पे किसकी वजह से फील्ड होगी, किस चार्ज सर से फील्ड होगी? ए ए की वजह से। नहीं, बी की वजह से भी होगी, क्योंकि शेल थ्योरम जो वैलिड है ना वो यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए होता है। जब भी हम बात करेंगे शेल, यस सर, हाँ बी की वजह से भी हो है ना, जाएगा। शेल थ्योरम की जब भी हम बात करेंगे तो ये वैलिड होता है फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज। लेकिन अब बी पे यूनिफॉर्म चार्ज थोड़ी है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसके अंदर में फील्ड हो सकती है यूनिफॉर्मली चार्ज, याद रखना, है ना। तो हम बोलेंगे एट P1 पे जो फील्ड होगी इज फील्ड इज ड्यू टू ए एंड बी, चार्ज एट ए एंड बी, है ना। मतलब ए और बी बोलने का मतलब है कि जो चार्ज ए और बी पे है उसकी वजह से होगी, है ना। कि चार्ज एट ड्यू टू
चार्ज एट ए एंड बी, एट ए एंड बी, है ना। अब मैं एक पॉइंट P2 इस सरफेस पे ले लेता हूँ, तो P2 में फील्ड क्या होगी? 0. जी, एट P2 फील्ड इज जीरो। तो कंडक्टर के ऊपर है, कुछ भी हो जाए बाहर क्या फर्क पड़ता है, फील्ड इज जीरो। और फील्ड जीरो होगी उसी तरीके से कि भाई P2 की लोकेशन पे चार्ज जो ए पे रखा हुआ है वो फील्ड क्रिएट करेगा, उसको ये इंड्यूस चार्ज कैंसिल कर देगा, इन दोनों का सम जीरो हो जाएगा। और चूंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सी वाला, तो इसके लिए तो शेल थ्योरम वैलिड होगा, तो हम लिखेंगे सिग्मा ई सी जीरो, है ना, ड्यू टू शेल थ्योरम, है ना। तो ध्यान रखना कि भाई P2 पे भी, चाहे ये यहाँ रखा है यहाँ रखा है, फर्क नहीं पड़ता उससे, P2 पे इन दोनों का सम जीरो ही होगा, है ना। ये आपका गया। एट P3, एट P3 किस चार्ज की वजह से फील्ड होगी? सी की सी पे, सी पे, है ना, कि फील्ड इज ड्यू टू चार्ज एट सी, सी पे भी फील्ड होगी, है ना। इसमें भी वो कैंसिल हो जाएगा, EA प्लस EB का सम वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और चार्ज अगर सी की वजह से होगी तो P3 के लिए भी ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। तो चाहे चार्ज सेंटर पे रखा हो चाहे यहाँ रखा हो, P3 को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कि P3 में जो डिस्टेंस लेंगे हम इसके सेंटर से ही लेंगे। अगर ये डिस्टेंस R है तो P3 पे जो फील्ड होगी वो आपकी हो जाएगी KQ/R²। चाहे ये वाला केस ले लें चाहे हम ये वाला केस ले लें, इसमें भी ऐसी होगा कि अगर A से इसके डिस्टेंस आपकी सेंटर से इसकी R है, तो यहाँ पे जो फील्ड होगी वो KQ/R² होगी, है ना। तो ये देखो, चार्ज सेंटर पे हो तो भी फील्ड वहां पे उतनी है, चार्ज आपने साइड में कर दिया तो अंदर में चेंज आ गए, अंदर में फील्ड वगैरह में चेंज आ गए, लेकिन बाहर वाले में तो अभी भी उतनी फील्ड होगी। तो यही शील्डिंग होती है कि अंदर जो मर्जी आप चेंज करो बाहर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाहर जो मर्जी चेंज करो अंदर में फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। तो ये आपका ये काफी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। सर P1 पॉइंट पे B की वजह से क्या होगी? बी पे जो चार्ज है ना वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना तो शेल थ्योरम इज नॉट वैलिड, इज नॉट एप्लीकेबल। वो यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए होता है ना। शेल थ्योरम जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए होता है, इसलिए हम वर्ड यूज करते थे ना, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर फील्ड जीरो होती है, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर नहीं, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर तो हो सकती है। ठीक है, ये आपको इस तरह से। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, है ना। इसको थोड़ा कर लेते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 12 को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना, कि वी कॉल इट एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, अभी मैं शो कर देता हूँ। हाँ, समेशन ऑफ चार्जेस नहीं, रिया, समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस ऑफ सी वुड बी जीरो। समेशन ऑफ चार्जेस नहीं, समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस विल बी जीरो, है ना। ये आपका जाएगा इस तरह से, है ना, क्योंकि सिग्मा ई जीरो में बोल रहा हूँ,
है ना, सिग्मा EC 0, सिग्मा EC 0 मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज द चार्ज प्लेस्ड एट C विल बी 0, शेल थ्योरम की वजह से। ठीक है, ये हम कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका आ गया, ये जस्ट हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम आते हैं लास्ट जो पॉइंट है, 12th पॉइंट क्या बताया था आपने? अभी बता रहा हूँ 12 पॉइंट है ना। जो 12 पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेसिकली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। 12 जो होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है कि हम बोलेंगे एवरी पार्ट ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, of a charge conductor experience, right, a repulsive force, due to other part, है ना, and that force per unit area called as, known as electrostatic pressure, ये आपका होता है कि every part of a charged conductor experience a repulsive force due to other part and that force per unit area is known as electrostatic pressure। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की ये क्या होती है, बेसिकली आपकी डेफिनेशन होती है ना। इसका मतलब जो सिंपल सा ये हो गया कि सपोज करो आपने कोई कंडक्टर ले लिया किसी भी शेप का, स्फीयर भी हो सकता है, कोई भी रैंडम ले लेते हैं, तो उसको हम चार्ज करेंगे तो ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा। स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज होता है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया। अब क्या होगा, कोई भी पोर्शन अगर आप आइडेंटिफाई करो, सपोज ये छोटा सा यहाँ पे पोर्शन कोई है ना, इस पोर्शन का आपने एरिया कुछ दिए ले लिया, तो क्या होगा, बाकी चार्ज मिलकर इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे ना, तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा DF। बाकी जो चार्ज होंगे इसको रिपेल करेंगे, कहीं भी ले लें अगर हम, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर P होता है यही होता है DF अपॉन D, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब हो जाएगा कि ये फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलेंगे, बेसिकली आपका DF अपॉन D। अब हम ये निकाले कैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है ना। तो उसको निकालने के लिए सिंपल सा मैं ऐसा करूंगा कि पहले मैं ये वाले पोर्शन को हटा दूंगा यहाँ से, कि मैं मानूंगा जो DA था ये यहाँ पे है ही नहीं, बाकी हैं सारे, है ना, कि बाकी सारे हैं यहाँ पे। मैंने सेम बॉडी को बनाया है ना, कि सेम बॉडी को मैंने इस तरह से आपका बनाया है, ऐसे जो सेम चीज़ है इसको आपके इस तरह से बनाया मैंने, और मैंने बोला कि अब ये पोर्शन यहाँ पे है ही नहीं, ये वाला। तो जो बाकी पोर्शन होंगे इसको मैंने कहीं और ले गए, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ फील्ड होगी ना, रिमेनिंग पोर्शन की वजह से इसकी लोकेशन पे कुछ इस तरह से फील्ड होगी,
ये फील्ड आपकी हो जाएगी सपोज E1, है ना, E1 इज द फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन। और जो आपने यहाँ पे ये पोर्शन लिया था, इसको अगर मैं कहीं अलग ले लूं तो इसके ऊपर भी तो चार्ज होगा, इसके ऊपर चार्ज सपोज DQ है, तो ये भी अपनी फील्ड क्रिएट करेगा दोनों तरफ, और ये जो फील्ड होगी ये आपकी E2 हो जाएगी, है ना। E1 जो फील्ड होगा दिस ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन है, और E2 फील्ड किसकी वजह से, बेसिकली आपका जो आपने चार्ज निकाला उसकी वजह से। अगर मैं दोनों को मिक्स कर लूं, है ना, कि अब मैं इस पोर्शन को अगर यहाँ पे मैं रख दूं, है ना, जैसे कि इसमें मैंने बनाया था, तो अगर फील्ड के टर्म्स में देखें तो यहाँ पे दो फील्ड हैं, एक तो आपका इस तरह से रिमेनिंग पोर्शन की वजह से E1 है, और जो पोर्शन आपने निकाला था उसकी वजह से E2 है। या यहाँ पे नहीं बनाता हूँ, मैं इसे अलग बनाता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा अननेसेसरी है, कॉम्प्लिकेटेड कर देगा इसको, है ना। अभी मैंने हटा दिया सारा कुछ, बस ये हो गया, डी फोर्स था। अब मैंने क्या किया, इसको वहां पे वापस रख दिया ऐसे, है ना, कि सेम चीज में इसको मैंने वापस कंप्लीट कर दिया ऐसे। तो जब कंप्लीट करूंगा तो ये आपका यहाँ पे आ गया, है ना। तो आप फील्ड के टर्म्स में अगर हम सोचें, है ना, तो अब से बात है, एक फील्ड आपने बोला E1 ऐसे रिमेनिंग पोर्शन की वजह से, और एक आप जो आपने निकाला था उसको ले लिया तो ये E2 हो गया। अब हम ये जानते हैं कि भाई इसके अंदर तो नेट फील्ड 0 होगी ना, तो मतलब E1 और E2 का सम तो 0 होगा। E1 माइनस E2 ले लो, मैग्नीट्यूड को कर लेते हैं, अंदर में फील्ड 0 होती है तो E1 माइनस E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये अंदर में E1 के अपोजिट E2 है, तो नेट फील्ड तो अंदर में 0 होती है ना, इसके अंदर फील्ड कितनी होगी, कंडक्टर के अंदर फील्ड तो 0 होती है, तो E1 माइनस E2 का सम 0 हो जाएगा, और बाहर में दोनों फील्ड ऐड हो रही है, और E1 प्लस E2 का भी हम सम जानते हैं कितना होगा, जस्ट आउटसाइड फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, है ना। ये आपने बोला कि इस पोर्शन को मैं छोड़ दूं तो क्या बाकी की वजह से E1 है, सिर्फ इतने की वजह से E2 है, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो अंदर में फील्ड सब्ट्रैक्ट हो रही तो 0 हो जाएगी, बाहर ऐड होगी तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, तो इससे E1 E2 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसको सॉल्व करके E1 आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब आपका काम आसान है ना। मैं अगर ऐसा मान लूं कि प्रेशर मुझे निकालना है, तो इसके ऊपर अगर मैं DQ चार्ज ले लूं, और बाकी चार्ज की वजह से इसकी लोकेशन पे फील्ड अगर E1 है, भाई अपनी फील्ड की वजह से अपने ऊपर फोर्स थोड़ी लगता है, किसी दूसरी फील्ड की वजह से लगेगा, तो बाकी चार्ज की वजह से फील्ड E1 जो कि हम जानते हैं कितना है, DQ चार्ज है, तो ये फोर्स हो जाएगा E1 इंटू DQ अपॉन एरिया, है ना। और E1 की वैल्यू भी हम जानते हैं, है ना, E1 की वैल्यू भी हम जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हम निकालेंगे तो E1 अभी आपने बोला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इंटू DQ कितना हो जाएगा, इस पोर्शन के ऊपर चार्ज, तो ये सिग्मा इंटू DA हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बाई DA, है, तो DA कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू ये आ गई सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना डेरिवेशन अगर आपको नहीं भी पता है तो एटलीस्ट आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू जो होती है P, ये सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है ना, ये है, लेकिन ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली आना चाहिए किस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना? सर ये जो फर्स्ट स्टेप में फोर्स कैसे मतलब डिफाइन करें कि फोर्स क्यों लगेगा। बेटा कोई भी पॉजिटिव अगर चार्ज है तो पॉजिटिव रिपेल तो कर रहे होंगे ना, तो रिपल्सिव फोर्स तो सब में लग रहा है भाई, कोई सर भी बट अंदर का तो कैंसिल हो जाएगा ना पूरा, इसमें, जब भी तो अंदर हाँ फील्ड नहीं होती। बेटा सरफेस पे कैंसिल नहीं होगा ना, अंदर का कैंसिल होगा, अंदर में तो मैं फोर्स बोल ही नहीं रहा हूँ, सरफेस पे बोल रहा हूँ। एवरी पार्ट आप लिखो अ पार्ट ऑफ ए सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ऑफ सरफेस, यहाँ पे वर्ड लिख दो, सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर experience a repulsive force due to the other part,
है ना, तो रिपेल करेगा, और वही रिपल्सिव फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। वो आपने निकाल लिया कि अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो प्रेशर की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, कि सिग्मा स्क्वायर बाय क्या हो जाएगी, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ जाएगा इस तरह से, है ना, तो हम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 12। देखो ये कहाँ पे यूज होता है, अगर मैं थोड़ा सा सरफेस टेंशन अगर आपको याद होगा तो हम इस क्वेश्चंस को एक किस तरह का क्वेश्चन सोच सकते हैं, है ना, कि सरफेस टेंशन थोड़ा सा अगर 11th में याद होगा तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं चार्ज सोप बबल की, है ना, वी कैन टॉक अबाउट द चार्ज्ड, है ना, सोप बबल, कि आपने कोई चार्ज सोप बबल ऐसे ले लिया, ये कोई स्फेरिकल चार्ज सोप बबल है ऐसे, है ना, इस तरह से स्फेरिकल क्या है, चार्ज सोप बबल, है ना, और आपने बोला इसमें जो चार्ज है उसकी चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सोप बबल में, और चार्ज डेंसिटी इसके सिग्मा है। तो हम जानते हैं कोई भी सोप बबल होता है ना तो इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, अगर अंदर का प्रेशर P2 है और बाहर का प्रेशर P1 है, तो आप जानते थे कि नॉर्मल केस में P2 माइनस P1 की वैल्यू क्या होती है, 40/R, है ना, ये हम जानते हैं, है ना। लेकिन आपको ये बताना है कि प्रेशर डिफरेंस अगर ये चार्ज सोप बबल है तो उसमें प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द P2 माइनस P1, ये कितना हो जाएगा, कि भाई चार्ज सोप बबल के अंदर और बाहर में प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, है ना। तो इसके लिए हम कंसेप्चुअली यूज करेंगे, जो आपने जब ये चीज डिराइव कर रहे थे तो आपको याद होगा मैंने इसका कोई एक लेफ्ट हाफ सिस्टम ले लिया होगा ऐसे, ऐसे सोप बबल का कोई एक हाफ सिस्टम ले लिया होगा मैंने ऐसे, और फिर मैंने बोला होगा कि चूंकि इधर एक सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा और ये सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स हो जाएगा T इंटू लेंथ, तो T इंटू 2πr, और चूंकि दो सरफेस हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, एक राइटवर्ड फोर्स लग रहा है ना। अब इस बात है एक, अब इसमें एक और फोर्स भी लग जाएगा क्योंकि ये चार्ज्ड है, तो एक फोर्स इसमें लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में भी लग जाएगा क्योंकि एक हाफ दूसरे हाफ को रिपेल भी करेगा, और वो फोर्स हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू πr स्क्वायर, क्योंकि अभी आपने पढ़ा प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ही तो होता है, तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, और एरिया कौन सा लेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया। तो इसमें एक तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स आ गया, एक हाफ जो रिपेल करेगा दूसरे हाफ को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, चार्ज की वजह से, वो आ गया। और ऑब्वियस बात है कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और वो फोर्स हो जाएगा P2 माइनस P1 इंटू एरिया, ये तो हम निकालना चाहते हैं, है ना। अगर ये दूसरे को नेचुरली बैलेंस कर ले रहे हैं तब तो कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा अंदर और बाहर के बीच, जरूरत ही नहीं है, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो एक प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स आ जाएगा। तो इससे आपका आ जाएगा कि अगर इक्विलिब्रियम की हम बात करें, एट इक्विलिब्रियम, तो ये सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, तो फोर्सेस बैलेंस होने का मतलब है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू πr स्क्वायर प्लस P2 माइनस P1 इंटू πr स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 4πRT आ जाएगा, तो इससे P2 माइनस P1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना, कि यहाँ से प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू हम निकालेंगे, ये नहीं होगा इस केस में,
ये तो अनचार्ज सोबल के केस में होता है ना, तो ये फॉर्मूला कई जगह पे यूज होगा, है ना, तो ध्यान रखना बस। तो चार्ज सोबल का मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये आपका है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बस। ठीक है, ये हमने कर लिया इस तरह से। तो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टेबल क्वेश्चंस, है ना। तो ये आपके 12 पॉइंट हैं जो कि बहुत प्रीशियस है कंडक्टर में, है ना। ये 12 पॉइंट्स है, सारा जो चीज है इसी के ऊपर बेस्ड है ना, कि सारा जो चीज है इसी के ऊपर बेस्ड है आपका, है ना? सर थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर दो एक बार। सब पॉइंट थर्ड पॉइंट। देखो, जब भी न्यूट्रल कंडक्टर को हम प्लेस करेंगे एक्सटर्नल फील्ड में, देन चार्ज इंड्यूस्ड होगा टू कीप द इनसाइड फील्ड जीरो। जैसे न्यूट्रल कंडक्टर था, आप क्यू चार्ज इसके पास लेके आओगे तो इसकी वजह से फील्ड जाएगी ऐसे, तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। इसका पर्पज ही होगा ताकि अंदर में फील्ड जीरो हो जाए, मतलब कोई भी पॉइंट इसके अंदर हम लेंगे ना, तो ये क्यू अपनी फील्ड क्रिएट करेगा यहाँ पे, और ये इंड्यूस चार्ज दोनों मिलकर यहाँ पे फील्ड क्रिएट करेंगे, ये इंड्यूस्ड। ये इसलिए करेंगे ताकि उसको ई क्यू वाली फील्ड कैंसिल हो जाए, क्योंकि कोई सी भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो करना होता है। वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि भाई जो क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से अंदर में फील्ड होगी, उसको इंड्यूस चार्ज वाली फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आके कैंसिल कर देगी, है ना। अगर जीरो करना है तो इन दोनों का सम जीरो होना चाहिए। सर एक बार सेकंड लास्ट और लास्ट स्लाइड दिखा दो। मैं भी दिखा रहा हूँ बेटा, वो एक एक करके दिखा रहा हूँ, वेट फॉर मोमेंट। ये आपका गया 7 8 पॉइंट हो गए, ये आपके 9 हो गया, है ना। ये फिर आगे उसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाले पॉइंट थे, है ना। उसके बाद ये आ गया आपका, है ना। फिर हम आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर, है ना। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को मैंने यूज कर लिया चार्ज सोवल के केस में। है ना, ये आपका गया, ये आपने कर लिया इसे। तो चार्ज प्रेशर प्रेशर डिफरेंस जीरो भी हो सकता है ना? ये हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें खुद ही, है ना, कोई जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन अगर नहीं कैंसिल कर पा रहे तो एक प्रेशर डिफरेंस होगा, ये जस्ट मैंने इसमें बताया आपको।
तो ये आपने कर लिया। तो ये मैंने कुछ कंसेप्ट्स आपको बताए हैं। अब आई विल डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑल दिस थिंग्स। लेकिन अभी कंडक्टर पूरा नहीं हुआ है, ये तो कंडक्टर के बस पॉइंट्स आ गए हैं, अभी थियोरेटिकली चीजें और भी बची हुई हैं, है ना? हाँ, ये लास्ट पेज शो कर दिया मैंने, ये तो लास्ट पेज है शायद। लास्ट पेज ये वाला, इससे पहले डन सर। अच्छा ठीक। तो ये आपका इस तरह से आ गया, है ना? तो एक दो न्यूमेरिकल शेयर देखते हैं। Advanced function share. ये भी करेंगे हम थोड़ा सा, पहले इसका और बेसिक एक क्वेश्चन ले लूँगा। हाँ, ये क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना? जैसे ये कप का कोई स्फेयर था, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये इस तरह से बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा। यस, ये कोई स्फेयर था, इसके पास हम एक चार्ज रख लेते हैं, है ना? इसके पास आपने क्या रख दिया, कोई चार्ज रख दिया ऐसे, है ना? तो सारा कुछ होगा, इंड्यूस वगैरह होगा, आपको पता ही है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे आपने कोई पी पॉइंट ले लिया, है ना? कि चार्ज की वजह से आपने क्या ले लिया, पी पॉइंट ले लिया, है ना? और इस पी पॉइंट की डिस्टेंस दी हुई है आपको, इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस दी हुई है ना, वो आपको अलग अलग दिया हुआ है इस तरह से आपका, कि पी पॉइंट की ये इसका सेंटर है ना? और ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस इसने दिया हुआ है एल है, और ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो एक्स दिया हुआ है, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आर दिया हुआ है। तीन डिस्टेंस दी हुई है आपको, है ना? दिस इज एल, दिस इज एक्स, और ये आर, है ना? और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, है ना? इसका स्फीयर का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। तो इसमें तीन क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। 0। नहीं, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। नेट फील्ड जीरो होती है इंड्यूस चार्ज की वजह से थोड़ी। एंड सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी। एंड थर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, पी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, है ना? इस मेन क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा हुआ है, बी पार्ट, कि इसका पोटेंशियल कितना होगा पी पॉइंट।
हाँ, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, है ना, इस जगह पे चार्ज क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा इस तरह से। चार्ज जब रखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना, आप इसे ट्राई कर लेना बाद में, है ना। क्वेश्चन आप थोड़ा समझ लो क्या पूछा गया है, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो इसको एकदम ध्यान से देखना इस क्वेश्चन, है ना, दिस इज द वन ऑफ द वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, है ना, कि काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो मैं इसको किसी फ्रेश पेज पे करता हूँ, है ना। वैसे आपने आंसर भेजा हुआ है, रमेश सही है आपका आंसर, फर्स्ट पार्ट का सही है, सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट का सही नहीं है आपका, है ना, सेकंड पार्ट का थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। निहाल रावत फर्स्ट पार्ट का तो सही है सबका, है ना। मैं बताता हूँ थोड़ा सा इसको ना फ्रेश पेज पे, थोड़ा सा समझना इसे। यथार्थ सही है आपके, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो सभी का सही है ना। वही जो आप थर्ड पॉइंट कोई पूछ रहा था ना, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आई विल शेयर इन द फ्रेश पेज, है ना, फिर बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को बताना होता है। ये इस तरह से, है ना। देखो ये आपका स्फीयर था, आपने यहाँ बना लिया, और एक कोई क्यू चार्ज आपने यहाँ पे रख दिया था, है ना, कि यहाँ पे आपने कोई क्यू चार्ज रख दिया। ये इसका सेंटर है ना, सेंटर से इसका डिस्टेंस एल था। ये सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या था, बेसिकली आपका एल था, बाकी डिस्टेंस आपको पता है। और ये आपका वो पॉइंट पी है ना। तो क्या होगा, जैसे क्यू चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या होगा, एट पॉइंट पी, फर्स्ट पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो पॉइंट पी पे क्यू फील्ड क्रिएट करेगी, ई ड्यू टू पॉइंट क्यू, क्यू की वजह से। लेकिन आपको पता है इसका सम जब हम लेंगे इंड्यूस चार्ज से, तो इसका दोनों का सम तो जीरो होना चाहिए क्योंकि नेट फील्ड जीरो होती है। तो नेट फील्ड तो पी पॉइंट पे जीरो होगी, लेकिन ये पूछ रहा है सिर्फ इंड्यूस चार्ज की वजह से कितनी होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस चार्ज जो होगा वो माइनस ऑफ फील्ड ड्यू टू द क्यू हो जाएगा। और क्यू की वजह से फील्ड के लिए आपको पता है जो डिस्टेंस लेंगे वो एक्स ले लेंगे हम, बाकी डिस्टेंस को अभी क्या मतलब है, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स है ना। इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, बेसिकली आपका एक्स है। तो बाकी डिस्टेंस अभी प्लॉट करने का पॉइंट ही नहीं उठता कोई भी, है ना। तो ये डिस्टेंस एक्स हो गया, तो यहाँ पे आंसर आपका ही आ गया KQ/x² इंटू आप एक्स यूनिट वेक्टर लगा दो, माइनस साइन लगा दो,
एक्स यूनिट वेक्टर के अपोजिट होगी फिर, है ना, एक्स यूनिट वेक्टर की क्या हो जाएगी, अपोजिट होगी फिर। तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट में ये पूछ रहा है ये कि सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट पी, टोटल पोटेंशियल एट पी, है ना। तो ऐसे ही मैं चाहूंगा करना, क्योंकि टोटल पोटेंशियल पी पे जीरो नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहता है ना। तो टोटल पोटेंशियल एट पी जब निकालना चाहूँ मैं वीपी, तो मैं भी ऐसे ही ट्राई करूंगा कि पोटेंशियल क्यू की वजह से होगा, है ना, और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द इंड्यूस चार्ज हो जाएगा। अब क्यू की वजह से पोटेंशियल तो मुझे पता है भाई, क्यू से अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई एक्स हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। और वीपी, लेकिन प्रॉब्लम है हम इंड्यूस चार्ज की वजह से वहां पोटेंशियल कैसे निकालें, क्योंकि इंड्यूस चार्ज के सारे पॉइंट के डिस्टेंस तो अलग अलग है, तो निकालना ये पॉसिबल नहीं है ना, कि इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल हम नहीं निकाल पाएंगे, है ना, कि भाई पी पॉइंट पे नॉट एबल टू कैलकुलेट, जो कि थर्ड आपका क्वेश्चन इटसेल्फ वही है कि भाई इंड्यूस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, है ना। तो नॉर्मली ये तो हम नहीं निकाल पा रहे, ये निकाल पाते तो टोटल पोटेंशियल आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक आती है कि भाई आप पी पॉइंट पे पोटेंशियल इसलिए नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि ये सबके डिस्टेंस वेरिएबल है, तो मैं ऐसा पॉइंट खोजता हूँ जहाँ पे हम निकाल पाए। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल पोटेंशियल एट सी निकालते हैं, पोटेंशियल एट सी, सी पॉइंट पे निकालते हैं, सी मतलब सेंटर के ऊपर, है ना। तो सेंटर पे जब निकालोगे तो इसमें भी ऐसे ही आ जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, रमेश शब्दाली सही बोल रहे हो कि सेंटर का पोटेंशियल हम निकाल लेंगे इसमें, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वीसी निकाल लेंगे। तो जब वीसी निकालेंगे तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, वीसी क्यू की वजह से होगा प्लस वी इंड्यूस्ड होगा। तो जब सी पॉइंट का पोटेंशियल हम निकालेंगे तो क्यू की वजह से, तो आपको पता है डिस्टेंस इसने एल दिया हुआ था ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा के क्यू बाई एल हो जाएगा। और सी पॉइंट पे इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि सबकी डिस्टेंस तो अब आ रही होगी ना सेंटर से, तो जितना नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा उतनी पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से सी पर पोटेंशियल से जीरो हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना कि पी पे हम सीधे नहीं निकाल सकते, लेकिन सी पे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सी पे जितना डिस्टेंस सबका आरी तो होगा, क्योंकि ये तो स्फीयर का सेंटर है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो सी पॉइंट का टोटल पोटेंशियल ये आ गया, लेकिन निकालना तो क्यू का था। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही तो होता है ना। तो हम बोलेंगे कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल, कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल, कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है, तो जो पी पॉइंट का टोटल पोटेंशियल होगा वही सी का होगा, मीन्स सेकंड पार्ट का आंसर के क्यू बाई एल आ जाएगा, है ना। कि सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा, एक्जेक्टली आपका के क्यू बाई एल आ जाएगा, आ गया आंसर, है ना। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो होगा वो के क्यू बाई एल होगा, वही होगा जो सेंटर का होगा। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना, कहीं भी ले लें पॉइंट, सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। अब थर्ड पार्ट आपको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। तो ये इससे आ जाएगा जो आपने लिखा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि अभी आपने बोला है कि वीपी का तो निकाल चुके हैं ना, और क्यू की वजह से के क्यू बाई एक्स है ही, तो वी इंड्यूस्ड अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पी पॉइंट का पोटेंशियल तो हम निकाल चुके हैं के क्यू बाई एल। तो सीधे नहीं निकाल पाए लेकिन डायरेक्टली तो निकाल लेंगे, बस वी इंड्यूस, तो इंड्यूस की वजह से आपका इन दोनों को माइनस करके निकाल लेंगे, है ना। तो ये तीन आंसर हो गए, है ना। तो ये ध्यान रखना कैसे कैसे मैंने कैलकुलेट किया है। तो कंडक्टर एकदम यूनिक चीज होती है ना, तो यहाँ कर सकते हैं, है ना।
है ना, लिख लो आप इसे। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन कर लो बस आप, फिर हम मीटिंग ऑफ करते हैं। इसी से सिमिलर एक क्वेश्चन है ना। तो देन वी ऑफ द मीटिंग, है ना। तो ये कंडक्टर में काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया है ना। तो एक क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता, वो आप कर लोगे तो आपको कमांड आएगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सर यही क्वेश्चन है क्या? हाँ ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। मल्टीपल करेक्ट टाइप है, दो आंसर सही होंगे।
क्या गया आंसर बेटा? इसका तो आंसर आ जाएगा फटाफट। भेज दिया आप। अरे बहुत लोगों ने भेज दिया। हाँ बिल्कुल सही है। यथार्थ, एक मिनट में फिर से क्वेश्चन देख लूँ। हाँ सही है, सही है, ठीक है। हाँ यथार्थ सही है आपका आंसर। रिया, वन आंसर इज करेक्ट। स्नूप डॉग, डी आंसर इज करेक्ट। निहाल रावत, दोनों सही हैं आपके, बिल्कुल सही है ना, सही बता रहा हूँ इसमें, है ना। देखो एक कर लिया तो आपका आ गया ना। अंकुश वर्मा सही है आपका आंसर। रमेश, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। वो एक ही तो करना होता है क्वेश्चन आपको इस तरह का, बाकी तो आप कर ही लोगे। कार्तिकेय तेगे, वन आंसर इज करेक्ट, है ना, सही है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए एंड डी इज करेक्ट, ए एंड डी, है ना, कि ए एंड डी जो है वो क्या है बेसिकली आपका करेक्ट है ना, बिल्कुल सही है। अगर आपको पोटेंशियल निकालना है स्फीयर का कितना होगा, तो कहीं का पोटेंशियल भी सेम ही होता है, तो आप सेंटर का ही निकाल लो। तो वी सी इक्वल टू हो जाएगा वी क्यू प्लस वी इंड्यूस्ड। तो सेंटर में निकालेंगे तो क्यू की वजह से क्या हो जाएगा, के क्यू बाई डी प्लस आर, और वी इंड्यूस तो जीरो हो जाएगा सेंटर पे, क्योंकि जितना निगेटिव से होगा उतनी पॉजिटिव की वजह से दोनों जीरो कर देंगे, है ना। तो ए पार्ट तो सही आ गया, है ना। अब डी को चेक कर लेते हैं। पोटेंशियल ऑफ द, इसने बोला पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, तो हम बोलेंगे जितना पोटेंशियल सी का होगा उतनी बी का होगा, है ना, क्योंकि क्यू पोटेंशियल होता है, और बी के पोटेंशियल के दो पार्ट होंगे, एक तो क्यू की वजह से होगा प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से होगा। ये चीज़ तो हम जानते हैं के क्यू बाई डी प्लस आर होता है, अभी आपने निकाला, क्यू की वजह से हो जाएगा के क्यू बाई डी, है ना, प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से निकाल लेंगे उसमें। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो आपका हो जाएगा के क्यू बाई डी प्लस आर माइनस के क्यू बाई डी हो जाएगा, है ना। तो डी ऑप्शन आ जाएगा, है ना, ये हम कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका इंड्यूस चार्ज की वजह से वहाँ पे क्या आ गया, बेसिकली आपका पोटेंशियल आ गया, तो कैन गॉट इट, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया सही। तो ए एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ये हम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, आज के लिए इतनी काफ़ी है ना। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, है ना, टुमारो विल कंटिन्यू, है ना। ओके, बाय बाय। ओके सर।